Good morning everyone. So today I will teach you 4 basic goals of 5-year plan. In the previous class I have told you the 4 basic goals of 5-year plan are growth, modernization, self-reliance and equity. Okay, so today we will discuss in detail about these 4 basic goals of 5-year plan. So let's discuss with growth. So the first one is growth. Okay. So when we talk about the growth as the basic goal of 5-year plan, so there was need of growth in Indian economy soon after independence, and even the condition before independence was that the Indian economy was stagnant, backward, यानी इसमें ग्रोथ नहीं था. और ग्रोथ को हम मेजर करते हैं जीडीपी से. ठीक है, किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको हम उसके जीडीपी से मेजर करते हैं. ठीक, अब ये जीडीपी होता क्या है? देखिए, जीडीपी जो है इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यानी एक फिनेंशियल ईयर में, यानी आपको फिनेंशियल ईयर मैंने बताया 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है. यानी एक फिनेंशियल ईयर में आप कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब जीडीपी हम कहते हैं तो जीडीपी क्या है? जीडीपी रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स. जब हम फाइनल गुड्स कहते हैं तो यानी द गुड्स विच आर रेडी टू यूज. ठीक, उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं. इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होते हैं? जो फर्दर जिनका अभी प्रोसेसिंग होना है उन्हें हम इंटरमीडिएरी गुड्स कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द final goods and services produced in the country during a period of 1 year, that is the financial year from 1st April to 31st March. ठीक है, so it is very important that there should be increase in GDP. ठीक है, अब जो है ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पहली चीज कि ग्रोथ में क्या होना चाहिए. ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ग्रोथ रेफर्स टू फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. यानी आपका जो प्रोडक्शन है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दैट इज प्रोडक्टिविटी उसको कहते हैं. यानी ऑल टुगेदर प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, दूसरी बात जब हम कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब नहीं है. ग्रोथ ऑल्सो इम्प्लाइज व्हाट? दैट फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, फाइनल गुड्स इंक्रीज होना चाहिए. दूसरा, प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ना चाहिए. प्रोडक्टिव कैपिटल यानी वो पैसा, कैपिटल कहते हैं ना, द मनी विच इज यूज्ड फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ मनी इज नोन एज कैपिटल. ठीक है, इसी को सिंपली हम कैपिटल कहते हैं, जिसको हम पूंजी हिंदी में कहते हैं. ठीक है, ऐसा पैसा जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं. फर्दर जनरेशन ऑफ मनी इज नोन एज कैपिटल. ठीक है, सो
दे शुड बी इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स में इंक्रीमेंट नहीं दिखना है। ऐसा नहीं दिखना है कि पहले 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, आज हम 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ सिर्फ उसी से नहीं इंडिकेट होगा, बल्कि इंडिकेट इससे भी होगा प्रोडक्टिव कैपिटल से, यानी आप जो पूंजी है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो अदर सपोर्टिंग सर्विसेज होते हैं, ठीक है, अदर सपोर्टिंग सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे आपका होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये सारी जो है अदर सपोर्टिंग सर्विसेज, इनमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीज इन सपोर्टिंग सर्विसेज। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के क्या गुड्स इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दीज सपोर्टिंग सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना बैंक की मदद के क्या ट्रांजैक्शन कर सकता है बिजनेस में? नहीं कर सकता। बिना इंश्योरेंस के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना एडवर्टाइजिंग के, तो ऑल दीज सपोर्टिंग सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है नाउ द D1 इज increase in efficiency, increase in efficiency of productive capital and services। यानी आपको सिर्फ जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना नहीं है, उनकी इफिशिएंसी को भी बढ़ाना है। इफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो इफिशिएंसी मतलब यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन बेस्ट वे, यानी वेस्टेज नहीं होना है गुड्स का। रिसोर्सेज का क्या है? वेस्टेज नहीं करना। आप कैपिटल का इस तरीके से इस्तेमाल करिए, सर्विसेज का इस तरह से इस्तेमाल करिए कि उसका वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, तभी तो हमारा ग्रोथ होगा। अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम करेंगे, दैट विल इनहांस और इंक्रीज द ग्रोथ। ठीक, तो अल्टीमेटली हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दैट ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी में प्रोडक्शन जो है वो उसमें इंक्रीमेंट हो, प्रोडक्टिव कैपिटल यानी उस पैसे में भी जो कैपिटल है वो भी बढ़े। ठीक है, साथ ही साथ जो अलग दूसरी सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं जो प्रोडक्शन में यूजफुल होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिजनेस में ऑल टुगेदर यूजफुल होती हैं। ठीक है, इकोनॉमी का आप कह सकते हैं एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट इकोनॉमी की, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, है ना। तो ये सारे में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दैट देयर शुड बी इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। ठीक, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी। अच्छा, एक बात और, विच 5-year प्लान इज रनिंग जस्ट नाउ? दैट इज द 13th। ठीक है, 13th जो है 5-year प्लान अभी चल रहा है, जो कि आपका 2017 से लेकर 2022 तक चलेगा। ठीक है, 5 years। नाउ ये 13th 5-year प्लान चल रहा है। ओके, अब इसके बाद से जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी जो है सिर्फ किसी भी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर से या किसी एक सेक्टर के प्रोडक्शन को नहीं इंडिकेट करता है। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इट रेफर्स टू द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कंट्री। जब मैंने बोला, ठीक है, जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो वो किसी एक सेक्टर से नहीं डिराइव होता है। मैंने आपको 3 सेक्टर्स का नाम बताया था। ठीक है, 3 सेक्टर्स थे, कौन कौन से थे वो?
पहला था प्राइमरी सेक्टर, मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और तीसरा बताया था टर्शरी, थर्ड वन इज टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया था। इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं और इसमें सर्विस, ठीक है। तो यानी इन तीनों सेक्टर से होने वाला जो प्रोडक्शन है, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इन तीनों सेक्टर्स से, ठीक, जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी में काउंट करेंगे, ठीक। नाउ इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ओके। जरूरी नहीं है कि तीनों जो सेक्टर्स है उससे बराबर से हमको प्रोडक्शन मिलता हो। तो कोई कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होती है, किसी कंट्री में जीडीपी, किसी कंट्री के जो जीडीपी में इंडस्ट्रीज का मेजर रोल होता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, while in some countries growth in service sector contributes more to the GDP growth। बात समझ में आ रही है? किसी कंट्री में एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और किसी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर ज्यादा जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। सो बेसिकली द contribution of each sector make up the structure composition of the economy. All together, these three sectors are equally important, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रोथ का, यानी कि ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ हमको प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं मतलब है, बल्कि ये देखना है कि जीडीपी इंक्रीज हो किसी भी कंट्री का है। जो जीडीपी है वही एक तरीके से इंडिकेटर होता है वेदर द कंट्री इज ग्रोइंग और नॉट, ठीक। अब हम सेकेंड जो गोल है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक। तो आप जानते हैं शुरू से ही इंडियन इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। क्यों शुरू से ही रिक्वायरमेंट थी? क्योंकि अगर हम अभी बेसिकली एग्रीकल्चर की बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा और साथ ही साथ ये जाना था कि इरिगेशन फैसिलिटीज का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। फार्मर्स वी आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, रेनफॉल, मॉनसून पे बेसिकली डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें इंडस्ट्रीज के बारे में, तो सारे गुड्स जो है वो क्या किए जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता था। सो देयर वाज नो मॉडर्न टेक्निक्स यूज्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ठीक है। सो the Indian planners, they have a vision, they have recognized the need that there is a need of modernization of society, ठीक है, in order to improve the standard of living of people, ठीक। अब मॉडर्नाइजेशन से आप समझ रहे हैं ना, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, जो एक सोसाइटी का वे है, आउटलुक है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना। जैसे सोसाइटी का क्या आउटलुक था कि जो फीमेल्स हैं वो जॉब नहीं करेंगी, ठीक है, बल्कि फीमेल जो है वो जीडीपी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ मॉडर्न पहनावे से या ड्रेसअप से नहीं मतलब है, बल्कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से मतलब है। सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन लाने का मतलब क्या है कि जो उनकी पुरानी सोच है उसको, उसमें बदलाव की रिक्वायरमेंट थी, बदलाव की जरूरत थी। तो मॉडर्नाइजेशन को हम दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, adoption of न्यू टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको बताया कि क्या रिक्वायरमेंट थी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, ठीक है, इन ऑर्डर टू
why there is a need to adopt new technology? In order to increase the production of goods and services. Okay, by using new technology we can improve or increase the production of goods and services of a country. ठीक है. Now if we take the example of agriculture sector, then by using the modern technology of modern technology for irrigation, or by using new varieties of seeds, the farmers can basically increase the productivity of this agriculture. ठीक है. साथ ही साथ if we talk about secondary sector, then by using the new machines, new technology, that is new machines, we can increase the productivity of goods, है ना. We can increase the volume of the product. अगर हम एग्रीकल्चर में नए तरीके के सीड्स का इस्तेमाल करें, हम नए तरीके के इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करें, तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. सेम उसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, गुड्स जो है वो ज़्यादा, उनका उत्पादन ज़्यादा होगा. ठीक है. अब दूसरी बात अगर हम करते हैं मॉडर्नाइजेशन के सेकंड कंसेप्ट की, दैट इज चेंज इन सोशल आउटलुक. जो मैंने आपको बताया कि फीमेल शुड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग, है ना. सिर्फ उनको हाउस वाइफ के तौर पे उनको नहीं रहना है, बट दे कैन ऑल्सो वर्क. ठीक है. पहले जो है उनके काम पे बहुत प्रतिबंध होता था. इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स को काम करना अलाउड नहीं होता था. ठीक है. सिर्फ वो घरों में काम करती थी. और आप इवन देखते हो ना कि अब आज के समय में आप देखते हो कि हर फील्ड में देयर आर फीमेल्स हु आर वर्किंग इन एवरी फील्ड एंड दे आर वर्किंग क्वाइट वेल. ठीक. किसी भी सेंस में जो आपके मेल मेंबर्स हैं या मेल है, उनसे किसी भी सेंस में पीछे नहीं है ना. तो मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड चेंज इन सोशल आउटलुक. ओके, दैट इज जेंडर एम्पावरमेंट. ओके, और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन. A society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talents of women in the workplace. Okay, is it clear? यानी कि हमारी सोसाइटी और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगी और भी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएगी अगर हम फीमेल्स के स्किल्स का यूज़ करने लगेंगे वर्क प्लेस पे. तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन को बेसिक गोल में इंक्लूड किया गया और यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी का सोशल आउटलुक है उसको चेंज करने के लिए 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया. अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ऑल टुगेदर जो भी 5 ईयर प्लान्स अभी तक बने, 13th चल रहा है 5 ईयर प्लान, तो उसमें सारे गोल्स को एक साथ हम एम करके नहीं चलते हैं. ठीक है. जैसे हम 4th 5 ईयर प्लान की बात करें तो उस साल एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था. ठीक है. 5th 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था. लेकिन अगर अभी के बारे में बात करें तो डिफेंस, मतलब 13th 5 ईयर प्लान जो है वो डिफेंस पे ज्यादा फोकस्ड है. ठीक है. सो हर 5 ईयर प्लान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या बेसिक गोल है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना. वो चेंज होता रहता है. हम सारे 4 गोल्स को एक साथ नहीं ले सकते ना. ठीक है. आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, बट देन ऑल्सो. अब जो है थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड गोल इज सेल्फ रिलायंस. आत्मनिर्भरता. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता. ठीक है. क्योंकि आप जानते हैं कॉलोनियल रूल में इंडिया जो क्या थी, वो फिनिश प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट हो गई थी. ठीक है. सो सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस. दैट मीन्स दूसरों पे जो निर्भरता थी उसको कम करने की जरूरत थी. इसीलिए सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता को, यानी कि अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ना कि दूसरी कंट्री पे हम डिपेंडेंट हों. ठीक है. फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए.
सो दैट मीन्स डेवलपिंग योर ओन डोमेस्टिक रिसोर्सेस, अपने कंट्री के खुद के डोमेस्टिक रिसोर्सेस का उनको क्या करना, डेवलप करना. So, डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेस. बात समझ में आ रही है? सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? ठीक है, कि अपने कंट्री के जो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेस हैं उनको क्या आप करिए, उनको आप इतना ज्यादा डेवलप करिए कि हम किसी दूसरी कंट्री पे फर्दर गुड्स के लिए डिपेंडेंट ना हो. ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे हम सेल्फ रिलायंस को हमने यहाँ पे भी दो कॉन्टेक्स्ट में लिया है. पहली चीज, इससे हमारा, अगर हम अपने रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज. ठीक है ना, अगर हम खुद की कंट्री पे यानी डोमेस्टिक रिसोर्सेज के को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, पहला बेनिफिट, क्या हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. ठीक है, और जब हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है, स्पेशली फूड के लिए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है. ठीक, हम वॉर गुड्स या फिर एयरक्राफ्ट से इसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हैं, लेकिन बेसिक जो ज़रूरत होती है, अगर आप किसी बेसिक ज़रूरत के लिए जैसे फूड है उसको फुलफिल कर भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है. अगर आप किसी पे बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी डिपेंडेंट हो जाते हो तो उसका इंटरफेरेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है. सो टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, मतलब बेसिक नीड्स के लिए, जैसे फूड हो गया, तो वो हम खुद अपनी कंट्री में उसको प्रोड्यूस करें और इतना प्रोड्यूस करें कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें. तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगा. इट विल रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस. ठीक है, फॉरेन इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है, यानी कि जब आप किसी भी कंट्री पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे फूड सप्लाईज के लिए हो, चाहे फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, या कैपिटल के लिए, पैसों के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो हमारी कंट्री में हस्तक्षेप करने लगते हैं, इंटरफेयर करने लगते हैं हमारी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में. ठीक है, हमारी कंट्री के डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विटी. सो इक्विटी मीन्स इक्वालिटी से है यहाँ पे, यानी बेसिक जो रिसोर्सेस हैं, बेसिक रिसोर्सेस नहीं, बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, वो फुलफिल करना. ठीक है, इक्विटी. इक्विटी क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों इसको इंक्लूड किया गया 5 ईयर प्लान में. जो गोल थे, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स थे, बेसिक गोल्स, उसमें हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया है, इकोनॉमिस्ट ने बेसिकली, जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं उन्होंने इंक्लूड किया है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Okay, so it improves standard of living. ठीक, अब देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे सेल्फ रिलायंस हो, ठीक है, ये जो है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली इम्प्रूव करता है. इसीलिए ज़रूरत थी इक्विटी को एज अ सेपरेट गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान का सेपरेट गोल लिया गया इसे, इक्विटी को. सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी मीन्स टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर. ठीक है,
आज के टाइम में हम रोटी कपड़ा मकान को ही बस नहीं लेते हैं, बल्कि एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी बेसिक नीड्स में लेते हैं। ठीक है, इसको प्रोवाइड करना, यानी जो एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, उसको रिड्यूस करना। इनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं आप, जैसे कोई अमीर है कोई गरीब है, इसी को कहते हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। ठीक है, तो इस इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करना। ठीक, सो इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल द पीपल एंड प्रोवाइड सोशल जस्टिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से हमने जो हमारे 4 बेसिक गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके।